दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी फैमिली ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बसु की बैटरी की रोशनी अंधेरे का सीना चीरकर सीधे कपिल की आंखों पर पड़ी। कपिल ने आंखें सिकोड़कर हाथ से उस रोशनी को रोकने की कोशिश की। मंदिर के उस सीलन भरे गर्भगृह में उस वक्त मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। सिर्फ नीचे पत्थरों से टकराते गंगा के पानी और चार इंसानों की तेज सांसों की आवाज आ रही थी। बसु एक कदम आगे बढ़ा। उसके हाथ में थमी काली बंदूक सीधे कपिल के सीने पर तनी हुई थी। बसु के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। शिकारी जानता था कि उसका शिकार अब कहीं भाग नहीं सकता। कहा था ना कपिल जी, व्यवस्था से नहीं लड़ते। बसु ने शांत गले से कहा, जैसे किसी कक्षा में समझा रहा हो। आप लोगों ने सोचा कि बनारस की भीड़ में खो जाएंगे, लेकिन आप यह भूल गए कि मैं एक शिकारी कुत्ता हूँ। गंध सूंघते सूंघते पहुंच ही जाऊंगा। समीर ने कपिल के सामने आकर खड़ा होना चाहा, लेकिन कपिल ने उसे हाथ से रोक दिया। वह जानता था कि जज्बात से बसु को नहीं रोका जा सकता। बसु ने बंदूक का हथौड़ा पीछे खींचा। खट की आवाज कपिल के कानों में बिजली की तरह कौंधी। कपिल ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। परिचित दीवार से सिर टिकाए अपनी बेटी का नाम बुदबुदा रहा था, अलविदा सज्जनों। बसु जैसे ही घोड़े पर उंगली दबाने वाला था, ठीक तभी मंदिर की टूटी हुई छत के ऊपर से एक अजीब आवाज आई, जैसे आसमान टूटकर गिर रहा हो। झन 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 धड़ाम। अंधेरी छत से बड़े बड़े पत्थरों की एक बौछार बारिश की तरह बसु और उसकी दल पर आ गिरी। अरे क्या हो रहा है? आह! बसु की बंदूक का निशाना चूक गया। एक ईंट का टुकड़ा आकर जोर से बसु के कंधे पर लगा। उसके हाथ से बैटरी छिटक कर गिरी और बुझ गई। एक पल में ही हालात बदल गए। अंधेरे में फिर से हंगामा मच गया। मंदिर के तोरण, टूटी छत और खिड़कियों से हर तरफ से लगभग 15 लोग परछाइयों की तरह उभरे। उनके हाथों में जलती मशालें, लंबे लंबे बांस और चिता की अधजली लकड़ियां थीं। उन सब ने बदन पर राख मली हुई थी। ये डोम थे, मणिकर्णिका घाट के रखवाले। सबसे आगे वही डोम राजा खड़ा था। वह चीखा, बंदूक नीचे कर, ये शमशान है, यहाँ पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी। बसु कंधा हिलाते हुए उठा। वह गुस्से से आग बबूला था। तेरी इतनी हिम्मत, तू पुलिस को रोकेगा? बसु ने बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन डोम राजा डरा नहीं। उसने अपने हाथ की जलती मशाल सीधे बसु के साथी की तरफ फेंक दी। वह आदमी चीख पड़ा। एक अफरा तफरी भरी हाथापाई शुरू हो गई। इसी मौके पर डोम राजा ने कपिल की तरफ देखकर इशारा किया, पीछे के दरवाजे गंगा की तरफ निकल, नाव तैयार है। कपिल और उसके साथियों ने एक पल भी नहीं गंवाया। इस हंगामे का फायदा उठाकर वे दौड़े। रुक, गोली चलाओ, गोली चलाओ, बसु चीख रहा था, लेकिन डोमों की पत्थरबाजी के कारण वे ठीक से निशाना नहीं साध पा रहे थे। कपिल, समीर, कपिल और कमल परिचित मंदिर के पीछे के टूटे दरवाजे से एक छलांग में बाहर आ गए। सामने ही गंगा थी, स्याह काला पानी। एक छोटी नाव पत्थर से बंधी थी। जल्दी नाव में चढ़ो। समीर रस्सी खोलने में लगा था। कमल और परिचित फुर्ती से नाव में कूद गए। कपिल नाव का पिछला हिस्सा धकेल कर उस पानी से उतारने की कोशिश कर रहा था। तब तक बसु डोमों का घेरा तोड़कर बाहर आ चुका था। उसके माथे से कटकर खून बह रहा था। उसने देखा कि कपिल और उसके साथी नाव पानी में उतार चुके हैं। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं कपिल। बसु दौड़कर घाट के आखिरी छोर पर आया। उसने बंदूक उठाई। डुम डुम, एक के बाद एक दो गोलियां चली। पहली गोली पानी में छपाक से जा गई, लेकिन दूसरी गोली का निशाना चूका नहीं। उफ! कपिल एक झटका खाकर नाव के पटरे पर गिर पड़ा। गोली उसके बाएं कंधे के मांस को चीरती हुई निकल गई थी। उसका शरीर आग की तरह जल उठा। कपिल! समीर चीख पड़ा। मैं ठीक हूँ, चलाओ, नाव चलाओ, कपिल ने दर्द से दांत पीसकर कहा। खून से उसकी गेरुआ गंजी भीग रही थी। समीर और कमल मिलकर जी जान लगाकर डांट चलाने लगे। बाहों के जोर से नाव तेजी से अंधेरे में गुम होने लगी। बसु ने किनारे पर खड़े होकर कुछ और गोलियां चलाईं, लेकिन कोहरे और अंधेरे की चादर से कपिल और उसके साथियों को ढक लिया। गंगा के उस पार एक टूटे हुए किले का खंडर था। छत नहीं थी, सिर्फ दीवारें कंकाल की तरह खड़ी थीं। जब नाव रेतीली किनारे पर लगी तब रात के 3 बज रहे थे। कपिल नाव के पटरे पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। कंधे के घाव से खून रिस रहा था। परिचित और कमल ने सहारा देकर कपिल को उतारा। समीर, खून तो रुक ही नहीं रहा है। परिचित डर के मारे रोने जैसी हालत में था। गमछे से बांध दो, कपिल ने फुसफुसाकर कहा। अभी कुछ नहीं हो सकता, सुबह होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। उन्होंने उस टूटे किले के एक कोने में पनाह
ली। कमल ने अपना गमछा फाड़कर कपिल के कंधे पर कसकर बांध दिया। कपिल दर्द से एक बार फिर आंखें मीच लिया, लेकिन बेहोश नहीं हुआ। वह जानता था अगर वह टूट गया तो बाकी सब हिम्मत हार जाएंगे। सुबह की पहली किरण टूटने से पहले ही वे फिर से चल पड़े। बसु जानता था कि वे नदी पार कर चुके हैं, इसलिए इस इलाके में तलाशी जरूरी होगी। शहर के अंदरूनी हिस्से की एक तंग गली और घनी बस्ती के बीच एक पुराना सराहा था। नाम सूर्यलाज। बोर्ड का रंग उड़ चुका था। सराय का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जो गद्दी पर बैठा ऊँग रहा था। समीर जाकर गद्दी पर खड़ा हुआ। कमरा मिलेगा 4 लोगों के लिए? बूढ़े आदमी ने आंखें मिचमिचाकर देखा। उन सब की हालत बहुत खराब थी। फटे कपड़े, बदन पर कीचड़ और कपिल के कंधे पर खून से सनी पट्टी। पहचान पत्र? बूढ़े ने पूछा। समीर ने जेब से भीगे हुए 500 के नोट निकालकर गद्दी पर रखे। पहचान पत्र खो गई है बाबा, दुर्घटना हो गया था, सिर्फ 1 दिन के लिए पनाह चाहिए, पुलिस या कोई झमेला नहीं चाहते। बूढ़े ने पैसों की तरफ देखा, फिर कपिल की तरफ। उसकी अनुभवी आंखों से बहुत कुछ समझ लिया। उनसे पैसे दराज में डाले और एक चाबी दे दी। दूसरी मंजिल पर 72 नंबर कमरा। पुलिस आई तो मैं नहीं जानता, और डॉक्टर चाहिए तो बताना, मेरा एक जाना पहचाना झोला छाप डॉक्टर है। समीर ने सिर हिलाया और चाबी लेकर ऊपर गया। 22 नंबर कमरा छोटा और सीलन की गंध से भरा था। एक पंखा कैच कैच की आवाज करता हुआ घूम रहा था। कपिल को बिस्तर पर लिटा दिया गया। समीर ने सराय के लड़के से कुछ रोगाणु नाशक और दर्द निवारक मंगाए। कपिल का कंधा साफ करते वक्त वह दर्द से सहर उठा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की। बहुत दर्द हो रहा है? समीर ने पूछा। हो रहा है, कपिल ने कहा, लेकिन मरा तो नहीं हूँ। प्रिया का योजना चौपट हो गया, सिर्फ इसी का सुकून है। पूरा दिन उन्होंने डर के साये में काटा। हर कदम की आहट पर लगता है कि पुलिस आ गई। उस रहस्यमय व्यक्ति की कोई खबर नहीं थी। मोबाइल बंद था। अनिश्चितता के बाद सबके मन पर गहरा रहे थे। रात के 8 बजे सराय की गलियारे में सन्नाटा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। चारों ओर चौंक गए। समीर तेजी से खिड़की से हट सटा। कपिल ने आंखों के इशारे से सबको चुप रहने को कहा। फिर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक, बहुत धीमी लय में। कपिल उठकर खड़ा हुआ। वह दरवाजे के पास गया, लेकिन उसे खोला नहीं। कौन है? कपिल ने धीमी आवाज में कहा। बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल की खामोशी, फिर हल्के कदमों से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कपिल ने कुछ देर और इंतजार किया, फिर बड़ी सावधानी से इसे टकनी खोलकर दरवाजा जरा सा खोला। गलियारा खाली था, कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे से ठीक बाहर पायदान पर एक बड़ा सा इस्पात का खाने का डिब्बा रखा था। कपिल ने दाएं बाएं देखा। सीढ़ियों के पासों से एक साया हटता हुआ दिखाई दिया। उसने खाने का डिब्बा उठाया और तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। यह क्या है? समीर ने फुसफुसाकर पूछा। कपिल ने खाने का डिब्बा को फर्श पर रखा। लगता है खाना है। खाना कौन भेजेगा? परिचित ने शक जताया। जहर वहर तो नहीं है? कपिल ने ढक्कन खोला। अंदर गर्म रोटियां, सब्जी और दाल थी, और सबसे ऊपर वाले डिब्बे में एक छोटी सी पर्ची रखी थी। उस पर हाथ से कुछ शब्द लिखे थे। रात 1 बजे सराय की पिछली गली, नीली टाटा सूमो। चाबी गाड़ी के पिछले पहिए के ऊपर रखी होगी। गाड़ी चलाकर सीधे राजमार्ग पकड़ लेना। बनारस छोड़ने के बाद संपर्क करूंगा। पर्ची पर कोई नाम नहीं था, कोई दस्तखत नहीं थे। समीर ने पर्ची हाथ में ली। गाड़ी दे रहा है, इसका मतलब वो आदमी सच में हमें निकालना चाहता है। खाने की महक से कमल अब खुद को रोक नहीं पाया। कपिल ने कहा, खा लो, शरीर में ताकत चाहिए होगी। खाना खत्म होने पर कपिल खिड़की के पास गया। खिड़की का एक शीशा टूटा, जिसे गत्ते से ढका था। उसने गत्ता थोड़ा सा हटाकर सड़क की ओर देखा। सराय एक तंग गली के अंदर था। सड़क पर ज्यादा रोशनी नहीं थी। कपिल ने घड़ी देखी। रात के 10 बज रहे थे। हम 1 बजे तक इंतजार नहीं करेंगे, कपिल ने अचानक कहा। समीर हैरान रह गया। क्यों? गाड़ी तो 1 बजे के लिए बताई है। क्योंकि यह खाना जो भी देकर गया है वो सराय का आदमी हो सकता है, लेकिन सराय के मालिक हमें बिना पहचान पत्र के सिर्फ पैसों के लालच में रखा है। अगर उसने अखबार का दूरदर्शन पर हमारी तस्वीरें देख ली या पुलिस अनियमित जांच पर आ गई तो वह सबसे पहले हमें ही पकड़वाएगा। 1 बजे बहुत देर हो जाएगी, तो फिर हमें अभी निकलना होगा, लेकिन सराय के मुख्य दरवाजे से नहीं। कपिल ने खिड़की का गत्ता पूरा हटा दिया। खिड़की से ठीक नीचे एक पतला सा छज्जा था, और उसमें 3 फुट दूर बगल वाले घर की छत थी। हम छत के रास्ते भागेंगे। 1 बजे पिछली गली में गाड़ी मिली तो ठीक है, नहीं तो हम कोई इंतजाम कर लेंगे, लेकिन इस कमरे में बैठना मतलब मौत का इंतजार करना है। ठीक तभी नीचे से एक गाड़ी की आवाज आई। भोंपू नहीं, एक जीप के कर्कश ब्रेक लगाने की आवाज। उसके बाद भारी जूतों की आवाज और सराय के मालिक की तेज आवाज। साहब, मुझे नहीं पता था, वे तो कह रहे थे कि तीर्थ यात्री हैं।
हैं, दूसरी मंजिल पर है। समीर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। पुलिस, कपिल भी आ गए। तुम्हारी बात सच निकली। कपिल ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। खिड़की खोलो जल्दी। दरवाजे पर लात मारी, धड़ाम। 22 नंबर दरवाजा खोलो। कपिल ने मेज खींचकर दरवाजे के सामने अड़ा दी। कमल तुम पहले जाओ, फिर परिचित को खींच लेना। समीर तुम आखिरी में, मैं संभालता हूँ। तू घायल है। कपिल तू पहले जा, बहस मत करो, जाओ, कपिल ने डांटा। कमल खिड़की से निकलकर बगल की छत पर कूद गया। परिचित कांपते हुए खिड़की पर चढ़ा। दरवाजे की खिड़की मड़मड़ करके टूट रही थी। परिचित कूदते फिसल गया। कपिल ने अपने सही हाथ से उसे पकड़ लिया। कंधे में जोर का झटका लगा, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। कपिल ने दूसरी तरफ से परिचित को खींच लिया। दरवाजा तोड़कर पुलिस कमरे में घुस गई। वो भाग रहे हैं। कपिल ने आखिरी पल में खिड़की से छलांग लगा दी। एक गोली खिड़की के शीशे से टकराकर चूर चूर हो गई। अंधेरी छत पर वे भागने लगे। बनारस के पुराने एक दूसरे से सटे हुए मकानों की छत पर उनके भागने का रास्ता थी। नीचे पुलिस के भोंपू गूंज रहे थे। सराय को घेर लिया गया था। भागते भागते कपिल ने आसमान की तरफ देखा। वह गाड़ी शायद एक जाल थी या शायद मदद, वह नहीं जानता था। लेकिन वह जानता था कि यह शहर उन्हें निगलने आ रहा है और उन्हें जिंदा रहने के लिए इस भूल भुलैया से निकलना ही होगा। कपिल और उसके पीछे सभी साथी छतों पर से जाने बचाने के भाग रहे थे। बनारस के इस पुराने हिस्से में घर एक दूसरे से सटे ऐसे बुगे बने थे मानो ईंटों का कोई जंगल हो। एक छत से दूसरी छत पर कूदना बहुत मुश्किल हो नहीं था, लेकिन कपिल का जख्मी कंधा और परिचित का डर से कांपता शरीर उनकी रफ्तार कम कर रहा था। कपिल आंखें, और कोई छत नहीं है, समीर ने हाँफते हुए कहा। सामने सच में आ जाने का कोई रास्ता नहीं था। उस छत के एक बाद एक तंग गली थी और उसके उस पार कूदने से एक बड़े पुराने घर का आंगन दिख रहा था। आंगन धुंधले अंधेरे में डूबा हुआ था। घर, वहां किसी इंसान की आहट नहीं थी। हमें नीचे उतरना होगा, कपिल ने नीचे देखते हुए कहा। ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, करीब 10 फुट होगी। परिचित, डरना मत, सीधे छलांग लगा दो, हम लोग हैं। परिचित ने आंखें बंद करके छलांग लगा दी। धड़ाम से गिरने की आवाज आई। कमल और समीर भी कूद गए। सबसे आखिर में कपिल उतरा। उतरते वक्त उसके जख्मी कंधे में एक तेज झंझनाहट हुई, जैसे किसी ने गर्म सुई चुभो दी हो। उसने दांत पीसकर दर्द की आवाज को निकाल लिया। वे लोग जहां उतरे थे वो एक बड़ा सा खुला हुआ आंगन था। घर काफी पुराने जमाने का था। दीवारों का प्लास्टर झड़ चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि बाहर सड़क पर पुलिस के सायरन और भाग दौड़ का शोर होने के बावजूद इस घर के अंदर बिल्कुल शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर का शोरगुल इस घर की चौखट पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हो। हवा में धूप और चंदन की एक भारी गंध थी। उसके साथ बासी फूलों की महक थी, मिली हुई थी। घर के अंदर से बहुत धीमी आवाज में एक सामूहिक जाप सुनाई दे रहा था। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, समीर ने फुसफुसाकर कहा। हम लोग कहाँ आ गए? यह कोई मामूली घर तो नहीं लग रहा। कमल ने दीवार पर लगे एक छोटे से बोर्ड की तरफ इशारा किया। टिमटिमाते बल्ब की रोशनी में वहां लिखा था, काशी मुक्ति भवन। कपिल उस लिखे हुए की तरफ देखता है। उसने इस जगह के बारे में सुना था। बनारस में कुछ ऐसे घर हैं जहां लोग सिर्फ मरने के लिए आते हैं। जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो जिंदगी के आखिरी कुछ दिन पुण्य कमाने की उम्मीद में लोग यहाँ आकर पनाह लेते हैं। मौत का इंतजार करते बुजुर्गों का आखिरी ठिकाना यह मुक्ति भवन है। हम लोग किसी मुर्दा घर में तो नहीं घुस आए? परिचित ने डरे डरे कहा। नहीं, यह मुर्दा घर नहीं है। कपिल बोला, यह इंतजार करने का कमरा है, मौत का इंतजार करने का कमरा। चुपचाप रहो, कोई हमें देख ना ले। वे दीपार से सटकर अंधेरे की आड़ में बैठ गए। पुलिस शायद आसपास के सराय और सड़कों पर उन्हें ढूंढ रही होगी, लेकिन इस शांत आध्यात्मिक माहौल में वे इतनी आसानी से नहीं घुसेंगे। 10 मिनट गुजरने के बाद बरामदे की तरफ से लाठी की ठक ठक की आवाज सुनाई दी। एक बुजुर्ग आदमी धीमे कदमों से आंगन में निकल कर आए। उन्होंने सफेद धोती और फतुआ पहन रखा हुआ था और आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा था। उनके हाथ में एक लालटेन थी। उम्र 70 पार होने के बावजूद उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी थी। वे इस भवन के मैनेजर थे। उन्होंने आंगन के एक कोने में सिमटे हुए अंधेरे की तरफ लालटेन ऊंची की। कौन है वहां? उसकी आवाज बहुत शांत थी। उसमें ना कोई डर था, ना कोई हैरानी। जैसे आधी रात को अनजान लोगों को देखना भी उनके लिए एक बहुत ही सामान्य घटना हो। समीर ने अपनी जेब में हाथ डाला। वह रिवॉल्वर निकालते ही वाला था, लेकिन कपिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। हथियार मत निकालना, कपिल ने फुसफुसाकर कहा। फिर वह धीरे धीरे रोशनी में बाहर गया। हम चोर या डाकू नहीं हैं दादा, कपिल ने कहा। उसके पूरे शरीर पर धूल थी, कंधे पर खून से सनी पट्टी बंधी हुई थी। हम थोड़ी मुसीबत में हैं। पुलिस हमें गलत समझ रही है। हम बस थोड़ी देर के लिए पनाह चाहते हैं। मैनेजर ने कपिल की ओर देखा, फिर पीछे अंधेरे में छिपे बाकी तीनों की तरफ। उनकी अनुभवी आंखें इंसान का चेहरा देखकर ही बहुत कुछ पढ़ सकती थी। वे ना तो पुलिस की परवाह करते थे, ना ही चोरों की। उन्होंने पूरी जिंदगी मौत को बहुत करीब से देखा था, इसलिए जिंदा इंसानों के
छोटे मोटे झगड़े उन्होंने परेशानी नहीं करते थे। जाओ मेरे साथ बरामदे में बैठो, आंगन में ओस पड़ रही है, ठंड लग जाएगी। वह बुजुर्ग आदमी उन्हें लेकर बरामदे में एक लंबी लकड़ी की बेंच पर ले गए। कमल और परिचित डरते डरते चारों ओर देख रहे थे। कमरे के अंदर से अभी भी वही धीमी जाप चल रहा था। शायद किसी कमरे का दरवाजा खुला था जहां कोई अपनी आखिरी सांस ले रहा था। मैनेजर ने एक मिट्टी की सुराही से पानी निकालकर कपिल और उसके हाथियों की तरफ बढ़ाया। पानी पियो, तुम लोगों का गला सूख गया है। परिचित ने ठक ठक पानी पी लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। हमारा ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, कपिल ने कहा। अगर पुलिस यहाँ आ गई तो? मैनेजर फीकी हंसी हंसे। पुलिस यहाँ नहीं आती बेटा, जहाँ जो जाते हैं उनकी केस फाइल ऊपर वाले के पास चली गई है। और वैसे भी इस घर की तलाशी लेने की हिम्मत किसी आम कांस्टेबल में नहीं है। लाश से सब डरते हैं। मैनेजर उनके सामने रखे एक मोड़े पर बैठ गए। उन्होंने कपिल के कंधे की तरफ देखते हुए कहा, गोली लगी है। कपिल ने हैरानी से देखा। आपको कैसे पता चला? यहाँ तो रोज कितने ही लोग आते हैं। किसी के शरीर में कैंसर है तो किसी के शरीर में बुढ़ापा, और किसी के मन में घाव है। पूरे शरीर में ही घाव है और मन में भी। आंखें देखकर ही पता चल जाता है। वे उठकर अंदर चले गए। कपिल और उसके साथी बेंच पर ही शरीर ढीला छोड़कर बैठ गए। बाहर का शोर अब बहुत दूर जा चुका था। इस घर का सन्नाटा उन्होंने एक अजीब सा सुकून दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की वो चूहों की दौड़, वो केस, वो भागने की आपाधापी सब झूठ है। सच तो बस मुक्ति है, भवन है। रात गहरी हो गई। कमल और परिचित थकान के मारे वो सो चुके थे। समीर दीवार से टेक लगाकर ऊँघ रहा था। कपिल जाग रहा था। कंधे का दर्द टसक रहा था। सुबह होने से ठीक पहले, जब चारों तरफ धुंधला अंधेरा था, मैनेजर फिर आए। उनके हाथ में एक छोटा मुड़ा हुआ कागज था। उन्होंने कपिल के पास आकर धीमी आवाज में पुकारा, जाग रहे हो? कपिल उठकर बैठ गया। दादा? हाँ दादू। मैनेजर ने कागज कपिल के हाथ में थमा दिया। थोड़ी देर पहले एक बच्चा आया। उसने मुझे यह पर्ची देकर कहा, यहाँ कोई बंगाली लड़का हो तो उन्हें यह दे दीजिएगा। कपिल चौंक गया। उसे पता था कि हम यहाँ आएंगे। शायद पता था। उसने कहा था कि तुम लोग बहुत मुसीबत में हो। कपिल ने जल्दी से कागज खोला। लालटेन की रोशनी में उसने चिट्ठी पढ़ने की कोशिश की। लिखावट बहुत जानी पहचानी नहीं थी, लेकिन बात बहुत साफ थी। चिट्ठी में लिखा था। कपिल ने लालटेन की रोशनी में कागज खोला। उसमें सिर्फ 2 लाइनें लिखी थी। भागने का कोई निर्देश या नक्शा नहीं, बल्कि एक साधारण से नियंत्रण पत्र जैसी भाषा। लिखावट बहुत सुंदर है और साफ थी। उसमें लिखा था, कल सुबह 10 बजे निषाद घाट पर माँ की पूजा है। माँ इस बार नाव से आ रही है, सपरिवार आना। चिट्ठी के नीचे कोई नाम नहीं था, बस एक छोटा सा स्वास्थ्य चिन्ह बना हुआ था। क्या लिखा है साले? समीर आंखें मलता हुआ उठकर बैठ गया। बाकी लोग भी उत्सुकता से देखने लगे। कपिल ने चिट्ठी उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, न्योता है, पूजा में जाने का बुलावा। परिचित हैरान होकर बोला, पूजा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कपिल, इस हालत में हम पूजा देखने जाएंगे? पुलिस पागलों की तरह हमें ढूंढ रही है और तुम? कपिल ने उसे रोकते हुए फीकी हंसी के साथ कहा, यह कोई मामूली पूजा नहीं है परिचित दा, और ना ही यह भक्ति का कोई बुलावा है। यह एक सांकेतिक भाषा है, एक इशारा। मतलब? कमल ने भौहें से कोड़कर पूछा। कपिल ने धीमी आवाज में समझना शुरू किया। निषाद घाट का मतलब है माझियों का इलाका। और लिखा है माँ नाव से आ रही है। इसका मतलब है माझियों की कोई खास नाव हमारा इंतजार करेगी। समीर ने सिर हिलाते हुए कहा, समझा। और वो सह परिवार? कपिल ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ममता थी। सह परिवार मतलब हम सबको एक साथ जाना होगा। यह बात सब सुनकर परिचित और कमल की घबराहट थोड़ी कम हुई। इस अनजान खतरे के बीच भी इस परिवार शब्द ने उन्हें थोड़ी हिम्मत दी। कपिल ने चिट्ठी मोड़कर अपनी जेब में रख ली। इसका मतलब था कि वह रहस्यमयी शख्स अब भी उन पर कड़ी नजर रखे हुए है। वह जानता था कि कपिल और उसके साथी छत से भागकर इसी पुराने इलाके में पनाह लेंगे, इसलिए उसने पहले से ही यहाँ खबर पहुंचा दी थी। तो फिर कल सुबह 10 बजे? समीर ने पूछा। मांझी का भेष बदलना होगा। हाँ, कपिल बोला, हमें सुबह तक मांझियों जैसे गमछे और गंजी का जुगाड़ करना होगा। उस घाट पर हजारों नाव होती हैं, भीड़ में घुल मिल जाना आसान होगा। और अगर यह कोई जाल हुआ तो? समीर ने फिर पूछा। उसकी आवाज में शक था। जाल हुआ तो मरेंगे, और अगर नहीं तो आजाद हो जाएंगे। इस मुक्ति भवन में बैठकर घुट घुट कर मरने से तो कोशिश करने मरना बेहतर है। कपिल उठकर खड़ा हो गया। उसके फैसले में अब कोई बदलाव नहीं आने वाला था। सुबह की रोशनी फैल रही थी। मुक्ति भवन के अंदर से फिर जाप शुरू हो गया। राम नाम सत्य है, कपिल के मन ही मन सोचा। आज शायद उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होगा, या फिर यही उनका आखिरी सफर होगा। कल पता चलेगा कि कौन है दोस्त या क्या है उसका इरादा। पढ़ते रहिए, एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। रेटिंग, रिव्यू और सब्सक्राइब आसमान
गेरुआ रंग में रंग गया था। मुक्ति भवन के अंदर एक अजीब सी शांति थी। यहाँ सुबह की शुरुआत धूप की गंध और जाप के धीमे स्वरों में होती है। बाहरी दुनिया का कोई भी शोरगुल इस पुरानी ईंटों की दीवारों को भेद कर अंदर नहीं आ पाता। कपिल बरामदे के एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसके कंधे का दर्द अब हल्का पड़ गया था, लेकिन मन का जख्म अभी भी ताजा था। पूरी रात वह अपनी पलकें नहीं झपका पाया था। मैनेजर साहब जाप करते हुए आ रहे थे। कपिल को इस तरह बैठा देखकर वे कुछ देर उसके पास खड़े रहे। वे समझ गए थे कि ये लोग भाग कर आए हैं, इसलिए कुछ पल चुप रहने के बाद मैनेजर ने कहा, जानते हो, इन अंदर के कमरों में जो लोग लेटे हैं उनमें से कोई भी अपराधी नहीं है, फिर भी वे भाग रहे हैं। किन से? कपिल ने चौंक कर देखा। अपने ही बेटे बेटियों से। मैनेजर के गले में एक गहरा दुख उतर आया। यह जो 3 नंबर कमरे में एक वृद्धा है, परसों ही आई, उनका बेटा उन्हें यहाँ छोड़ गया। बोला, माँ तुम यहाँ पुण्य कमाओ, मैं आता हूँ। बेटा फिर नहीं लौटा। वृद्धा जानती है बेटा अब नहीं लौटेगा, फिर भी दरवाजे की तरफ ताकती रहती है। कहते हैं कि बेटा विदेश में रहता है, माँ की देखभाल करने का वक्त नहीं है, इसलिए संपत्ति की मुख्यता नामा लिखवाकर माँ को काशी वास करने भेज दिया। कपिल ने सिर झुका लिया। उसे अपनी जिंदगी की याद आ गई। उसकी पत्नी उसे तलाक देकर चली गई थी और यहाँ बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर जा रहे थे। मैनेजर कहते रहे, एक और है, सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक, जिस जिंदगी भर की जमा पूंजी से बेटे को फ्लैट खरीद दिया था, अब उस फ्लैट में पिता के लिए जगह नहीं है। बहू ने कहा कि ससुर जी का काशी जाना ही अच्छा है। वो बूढ़ा आदमी रोज मुझसे पूछता है, क्या मेरे बेटे का फोन आया था? मैं झूठ बोल देता हूँ, हाँ आया था। यह सुनकर वे शांति से सो जाते हैं। कपिल ने मैनेजर की ओर देखकर कहा, असल में दादू, हम मर्द उस पुराने घर की तरफ होते हैं। जब छत बनकर धूप बारिश से बचाते हैं तब तक हमारी कदर होती है। जैसे ही पलस्तर झड़ने लगता है, हम सिर्फ कबाड़ बन जाते हैं, तब हमारी जगह एक मुक्ति भवन में होती है। या फिर कपिल ने अपने कंधे की तरफ देखा, या फिर पुलिस के रिकॉर्ड में एक फरारी मुजरिम के तौर पर। मैनेजर ने एक गहरी सांस ली। सही कहा तुमने, संसार बड़ी अजीब सी जगह है बेटा, जहां जरूरत खत्म होती है अपने भी पराये हो जाते हैं। यह कहकर वे उठकर चले गए। थोड़ी देर बाद एक बेहद बूढ़ी औरत लाठी ठक ठक करती हुई बरामदे में आई। उनकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ गई थी और आंखों की रोशनी धुंधली थी। वृद्धा ने कपिल को इस तरह बैठे देखा तो ठिठक गई। कपिल के कंधे पर बंदी खून से पट्टी और उनका पीला चेहरा देखकर उनके मन में एक अजीब सी ममता उमड़ आई। वे अपने कमरे की ओर गईं और थोड़ी देर बाद एक कटोरी में थोड़ी सी रोटी और दाल लेकर लौटी। वृद्धा ने कपिल के सामने कटोरी रखते हुए कहा, ले बेटा, थोड़ा सा खा ले। कपिल ने मुंह उठाकर देखा, नहीं दादी, मुझे भूख नहीं है, आप खाइए। वृद्धा ने कपिल के सिर पर हाथ रखा। खुरदुरा था, लेकिन उस स्पर्श में एक अजीब सी ममता थी। भूख ना भी हो तो भी खाना पड़ता है रे, शरीर नहीं चलेगा तो लड़ेगा कैसे? खा ले बेटा, मेरा बेटा भी तेरी उम्र का था, वो आज पास नहीं है, पर तू तो है। मेरा बेटा भी तेरी उम्र का था। यह बात सुनकर कपिल के दिल में एक टीस उठी। इस वृद्धा का बेटा उन्हें बोझ समझकर छोड़ गया था और कपिल, वह भी तो अपनी माँ को अकेला छोड़कर भाग रहा था। कपिल अब मना नहीं कर सका। उसने रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला। दाल बिना नमक हल्दी की बेस्वाद थी, लेकिन चबाते हुए कपिल को लगा कि उससे ज़्यादा स्वादिष्ट खाना उसने बहुत दिनों से नहीं खाया था। उसकी आंखें धुंधला गईं। आंसू की एक बूंद रोटी पर आ गिरी। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। आखिरी बार कब माँ के हाथ से खाना खाया था? इस भाग दौड़, इस करियर, इस झूठे मुकदमे के चक्कर में वह माँ के हाथ की उस मामूली दाल का स्वाद भूल ही गया था। पास बैठे परिचित और समीर भी यह नज़ारा देख रहे थे। परिचित ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। वह सोच रहा था, मर्दों की जिंदगी में बड़ी अजीब होती है। वे सारी जिंदगी परिवार की छत बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिन की आखिरी में वे या उनकी माएँ सब बहुत अकेले रह जाते हैं। खाना खत्म करके कपिल उठ खड़ा हुआ। उस वृद्धा के हाथ का खाना खाने की बात से उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। तर्क कह रहा था कि अभी फोन करना बेवकूफ़ी है, पुलिस सब कुछ ट्रैक कर लेगी, लेकिन आज भावनाएं तर्क का बांध नहीं मान रही थी। शायद यही आखिरी मौका हो, कौन जाने कल क्या होगा। कपिल सीधा मैनेजर के दफ्तर की तरफ चला गया। मेज पर एक बहुत पुराना धूल भरा लैंडलाइन फ़ोन रखा था। दादू, एक फ़ोन कर सकता हूँ? कपिल ने पूछा। मैनेजर अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने चश्मे के ऊपर से झांका। कर लो, लेकिन ज़्यादा देर बात मत करना। कपिल ने रिसीवर उठाया। उसने अपने घर का नंबर डायल नहीं किया। वह जानता था कि वह टेप हो रहा है। उसने अपनी माँ की एक पुरानी पड़ोसन बिमला मासी के नंबर पर फ़ोन लगाया। बिमला मासी उनके बहुत करीब थी। माँ की देखभाल वही करती थी। घंटी बज रही थी। एक बार, दो बार, हेलो। दूसरी तरफ से बिमला मासी की आवाज़ आई।
मासी मैं कपिल बोल रहा हूँ, माँ का बुला देगी कृपया, बहुत जरूरी है। बिमला मासी ने कोई सवाल नहीं किया, वे शायद कपिल की आवाज़ से ही हालात समझ गई थी। फ़ोन नीचे रखने की आवाज़ आई। 2 मिनट कपिल के लिए ये 2 मिनट किसी अनंत काल जैसे थे। उनके हाथ का पसीज रहे थे। फिर दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी डरी हुई आवाज़ आई। हेलो कौन? माँ की आवाज़ काँप रही थी। उस आवाज़ में बेहिसाब डर और दबा हुआ रोदन था। कपिल के गले में आवाज़ नहीं निकलना चाह रही थी। वह बस फुसफुसाकर बोला, माँ। बस इसी एक शब्द से बांध टूट गया। दूसरी तरफ से रोने की आवाज़ आने लगी। बेटा, बेटा तू कहाँ है? तू ठीक तो है ना? ये लोग टीवी पर क्या क्या दिखा रहे हैं? कह रहे हैं कि तू आतंकवादी है, तू बेदेशद्रोही है। मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया। मैं सबसे कह रही हूँ, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहे। माँ के बेबस रुदन ने कपिल को अंदर से तोड़कर चकनाचूर कर दिया। उसने मजबूत बनने की कोशिश की। तुम रो मत माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, सब झूठ है। मैं बहुत जल्दी सब ठीक कर दूंगा, मैं लौटूंगा माँ, तुम देखना। माँ ने अचानक रोना बंद कर दिया। उनकी आवाज़ बदल गई, उसमें एक अजीब सी दृढ़ता आ गई थी। नहीं बेटा, तू मत लौटना, खबरदार। जो तूने घर आने की कोशिश की। क्यों माँ? क्योंकि वे तुझे मार डालेंगे। पुलिस सादे कपड़ों में घर के सामने खड़ी है। वे कह रहे हैं कि तुझे देखते ही गोली मार देंगे। तू भाग जा बेटा, तू जितनी दूर हो सके चला जा, लेकिन तुझे अकेला छोड़कर मेरी फिक्र मत कर। मैं बूढ़ी हूँ, औरत हूँ, और कितने दिन जियूंगी, लेकिन तू जिंदा रहा, तू जिंदा है, बस यही खबर मेरे लिए सब कुछ है। अगर तू मेरे पास आने की कोशिश करेगा, उन्होंने तुझे मार दिया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। तू मुझे वचन दे, तू अपना ख्याल रखेगा माँ, वचन दे। माँ की आवाज़ की बचपन वाली डांट का वही अंदाजा था। वचन देता हूँ माँ, मैं जिंदा रहूंगा। लाइन कट गई। कपिल कुछ देर तक रिसीवर कान में लगाए खड़ा रहा। फोन की दूसरी तरफ पर सिर्फ एक यांत्रिक डायल टोन की आवाज़ थी, लेकिन कपिल के कानों में माँ की वह आखिरी बात गूंज रही थी, तू जिंदा रह, बस यही मेरे लिए सब कुछ है। कपिल ने फोन नीचे रख दिया। उसने आंसू नहीं पोंछे। यह पानी उसे कमजोरी नहीं करेगा, बल्कि उसे और जिद्दी बनाएगा। वह मुड़ा। समीर, कमल और परिचित दरवाजे पर खड़े थे। वो हुई बात? समीर ने पूछा। हुई, कपिल ने कहा। उसकी आवाज में अब कोई कंपन नहीं था। माँ ने लौटने से मना किया है। इसका मतलब है कि हमारे पीछे के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब आगे बढ़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। कपिल ने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 9 बज रहे थे। चलो निकलना है। निषाद घाट आज आर्या पार। माजी के भेष में निषाद घाट पर कपिल कौन मिलेगा? वह दोस्त होगा या मौत का दूत? हजारों मांझियों की भीड़ में क्या कपिल और उसके साथी घुल मिल पाएंगे, या बस के बिछाए किसी नए जाल में फंसने वाले हैं? कल पता चलेगा कौन है यह दोस्त, क्या है उसका मकसद। पढ़ते रहिए, एक बड़ा मोड़ आने वाला है। रेटिंग, समीक्षा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं।